हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए फिर से मैं एक सीएमए सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं। मेरे साथ है समृद्धि फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़, और इन्होंने दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाई किया है और इनका कैंपस में सिलेक्शन हुआ है वेदांता में। सुनते हैं समृद्धि की स्टोरी, बिकॉज सी इज एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड बहुत सारे कैरिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन टू सीएमए फाइनल की जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा। तो डेफिनेटली वो सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो हाय समृद्धि, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माई प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर जर्नी। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आपकी सीएमए जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सीएमए के बारे में इतना खास कुछ पता नहीं था, एंड आई वाज इंट्रोड्यूस टू इट बिकॉज ऑफ माय फादर। मेरे फादर का ड्रीम था, एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, तो मेरा एक वो था कि फादर का ड्रीम मुझे पूरा करना है। ऑल्दो आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बिकॉज मुझे श्योर था कि मैथ्स एंड बायो नहीं लेना, तो आई वाज इंट्रोड्यूस टू कॉमर्स एंड मुझे धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लग गया। देन फाउंडेशन की जर्नी में आई वाज फेस्ड विद सम हर्डल्स, बट मैंने इसको काफ़ी स्ट्रांगली वो किया एंड आई गॉट CG रैंक 1 एंड ऑल इंडिया रैंक में भी मेरा नाम आया था। एंड आई वाज श्योर कि इंटर और फाइनल बोथ ग्रुप में देना है, बिकॉज हर कोई आपको बोलता है कि नहीं, बोथ ग्रुप बहुत कम लोगों का निकलता है, तो आई टुक इट एज अ चैलेंज कि ऐसे कैसे नहीं निकलेगा। मतलब जिनका निकलता है उनका भी तो कुछ निकलता होगा ना, कुछ सोच के। उनमें कोई ऐसे एक दो हाथ एक्स्ट्रा तो नहीं होंगे, तो इसीलिए आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड मैंने दोनों फाइनल एंड इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली। एंड साथ साथ में मेरा डांस भी चल रहा था। आई एम अ नेशनल लेवल प्लेयर इन डांस। आई हैव बिन टू 8 नेशनल्स, एंड साथ में आई हैव बिन अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ स्टूडेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस, एंड आई हैव बिन अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन माई चैप्टर एंड रीजनल कॉन्फ्रेंसेज एज वेल। Great. अच्छा, जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी और आज आपका पास फर्स्ट ऑफर है वेदांता से, आप ऑलरेडी ऑफर सिक्योर कर चुके हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? ये जर्नी कंप्लीटेड लग रही है? हाउ इज योर फीलिंग? हाँ सर, जर्नी एक स्टूडेंट जर्नी अभी कंप्लीट हुई है, बट एज अ ग्रोथ अभी जर्नी तो दूसरी जर्नी एक स्टार्ट हुई है, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जब भी मैं सीएमए की जर्नी का एक वो याद करती हूँ कि क्या ये सब वर्थ इट था, मुझे रिजल्ट का दिन याद आता है। रिजल्ट सुबह सुबह आ गया था, बट मैंने सुबह सुबह चेक नहीं किया था। मैंने थोड़ा वेट किया, मैं मंदिर गई, मैंने सब मम्मी के सामने मेरा रिजल्ट ओपन किया, एंड सर जब वो रिजल्ट दिखता है ना पास, तो इतना आई क्राइड। मैंने पापा के पास गया, पापा को मैंने हक किया। मेरे पापा भी ही वाज क्राइंग अ लॉट, बिकॉज वो एक जो फीलिंग होती है ना कि फाइनली यू मेड इट आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल, वो करेक्ट। एक बहुत वर्थ इट लगता है। अच्छा, आपने अपने फाइनल के पेपर के बाद आपने मेरे मेंटरशिप कोर्स को भी ज्वाइन किया था, मेंटरशिप कोर्स यस को। सर। तो वो वाली जर्नी कैसी थी आपके कैंपस के लिए? सो बेसिकली जब रिजल्ट आया था हमारा, उसके बाद जनरली कोई उसके बाद का गाइडेंस नहीं था, बिकॉज मेरी फैमिली में और कोई सीएमए नहीं है, तो उसके बाद का कोई गाइडेंस नहीं था। एंड उसके बाद मैं थोड़ा आइसोलेटेड हो गई थी, तो आई वॉज फीलिंग कि थोड़ा डल हो जा रही हूँ मैं, तो मुझे एक वो एक्सपोजर चाहिए था, मुझे एक वो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था। एंड आई कनेक्टेड विथ यू ऑन लिंक्डइन, एंड मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जहाँ पे आपको सारी चीज़ों की गाइडेंस मिलती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके रिज्यूमे एंड एवरीथिंग, राइट? नॉट just restricted to that, but you get introduced to AI tools and how to develop yourself, how to match yourself with the advancing world. तो एक वो बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा। आफ्टर दैट अभी आपका ज्वाइनिंग हो गया है या फिर अभी ज्वाइनिंग का डेट? ज्वाइनिंग हो गया है मेरा। ओके, तो लोकेशन क्या मिला आपको, ज्वाइनिंग लोकेशन? सर मेरा बालको है, कोरबा। अच्छा, कौन? ये आई थिंक झारखंड में है ना? नहीं नहीं सर, छत्तीसगढ़ में ही है। अच्छा। थैंकफुली मुझे सेम स्टेट मिल गया। ओके ओके। हाँ, उनका झारखंड में भी था, छत्तीसगढ़ में भी है, या मुझे याद है छत्तीसगढ़ में भी उनका प्लांट है। ग्रेट। तो अभी बेस लोकेशन भी आपको मिल गया होम टाउन में, एंड कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अब बात करते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं सीएमए कोर्स को करने के लिए, और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, राइट? आपने जैसे आप बताया कि आपको फाउंडेशन में हर्डल्स आए थे, बट फाउंडेशन में फिर भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, राइट? इंटरमीडिएट से जो मेन प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं वो इंटरमीडिएट से स्टार्ट होता है। तो जब आप इंटरमीडिएट में पहुंचे
और वहाँ आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? बिकॉज आपने जैसा बताया कि आपने बोथ ग्रुप क्वालिफाई किया था, इंटर में भी और फाइनल में भी। कहीं ना कहीं एक माइंड में एक साइकोलॉजी होता है स्टूडेंट का कि मुझे बोथ ग्रुप के लिए नहीं जाना है, मुझे सिंगल सिंगल ग्रुप जाना है। तो आपने किस तरीके से डिसीजन लिया कि मुझे बोथ ग्रुप के लिए जाना है, और कैसे आपने उसको मैनेज किया उस प्रॉब्लम्स को? सर बेसिकली बोथ ग्रुप का मेरे दिमाग में कभी डाउट था ही नहीं, क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, एंड अगर कोई बोल देता है कि यू कांट डू दिस, देन आई विल मेक श्योर दैट प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग और दोज पीपल रॉन्ग। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज कि ऐसे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पहला महीना तो मैं थोड़ा, बिकॉज रिजल्ट के बाद थोड़ा मैं डाउन हो गई थी कि अरे थोड़ा रिलैक्स करते हैं। फिर जब पता चला कि इतना भी टाइम नहीं बचा है, काफी कोर्स है, देखा मैंने, तो मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि टाइम मैनेजमेंट की है यहाँ पे। मतलब अगर मैंने फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक सेम एफर्ट नहीं डाला तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही प्रॉपर अपना टाइम मैनेज किया, एंड साथ साथ में आई वाज डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स, तो आई मेड श्योर कि मैं वो भी साथ में करूँ। क्योंकि अगर आप पूरा दिन साथ में सिर्फ पढ़ते हो एंड कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है, तो यू गेट बर्न आउट, फिर आप नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी नहीं रख पाते, रिचार्ज नहीं हो पाता। तो आई टुक इट एज अ जैसे रिवॉर्ड मैकेनिज्म, कि अगर मैं 12 घंटे पढ़ लेती हूँ तो फिर मैं एक्स्ट्रा 1 घंटा यहाँ दे दूंगी। तो आई टुक इट एज अ रिवॉर्ड सिस्टम, तो उस वजह से मुझे काफी अच्छे से मैनेजेबल हो पाया। एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे इस जर्नी के लिए बिल्कुल सपोर्ट किया, एंड दे नेवर सेड कि एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं, दे अंडरस्टूड कि ये चीज़ क्या मायने रखती है मेरे लिए। अच्छा, आपकी इंटर्नशिप की जर्नी कैसी थी? बिकॉज एट द एंड इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी से या फिर फॉर्म से ट्रेनिंग नहीं किया तो बाद में जॉब में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कैंपस में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में स्टूडेंट्स को बताओ। बहुत से स्टूडेंट्स डमी भी लेते हैं, तो उन्हें नहीं लेना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। यस सर। सर बेसिकली मैंने इंटर्नशिप थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, हमारा रिजल्ट मार्च में आ गया था, बट मैंने जुलाई से इंटर्नशिप ज्वाइन की थी मुझे, बिकॉज ये क्लियर था कि इंटर्नशिप के लिए बाहर नहीं जाना है मुझे। आई न्यू कि मुझे इंटर्नशिप के लिए अपने होम टाउन में रहना है, बिकॉज दैट वॉज अ वेरी यंग एज फॉर मी, एंड आई नो आई कुडंट मैनेज इट आउट देयर। तो मैंने थोड़ा वेट किया, मुझे क्लियर था। मैंने 12 मंथ्स की ट्रेनिंग भिलाई स्टील प्लांट सेल से की थी। उस टाइम मार्च में उसकी वैकेंसी फिल हो गई थी, एंड आई न्यू कि कुछ टाइम बाद उसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आई वेटेड, एंड मैंने जुलाई से फिर 1 ईयर की ट्रेनिंग वहाँ से की है, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। एंड सबसे अच्छी बात ये कि इंटरव्यू मेरा जो 30 मिनट्स का था, उसमें 20 मिनट्स पूरा मेरा रिज्यूमे ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, जिसमें दे आस्क्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एवरीथिंग। एंड अगर मैंने वो डमी लिया होता तो मैं आंसर नहीं कर पाती वो चीज़ें, बिकॉज आस्क्ड राइट फ्रॉम द ऑपरेशनल लेवल, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग। सो वो एक डमी लेने से एक बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है, एंड लोगों को लगता है कि वो पढ़ाई और इंटर्नशिप साथ साथ में मैनेज नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी मैनेजेबल। भले ही आप दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हो, बट अगर आप वो रेगुलरिटी में रख रहे हो, बिल्कुल मैनेजेबल होता है। एंड आगे जाके भी आप जॉब या फर्म कुछ तो आप ज्वाइन करोगे, राइट, या आप अपना बिजनेस करोगे, तो वहां पे भी आपको अपस्किल भी साथ साथ में अपने आप को करना पड़ेगा। एंड अपस्किल के लिए यू हैव टू स्टडी समथिंग, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो पाता। करेक्ट। सो अच्छा, सीएमए जर्नी में टोटल जैसे आपने 20 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया, उसमें से ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिसने आपको प्रॉब्लम्स दिए, जहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में या रिमेम्बर करने में? सो इंटर में तो मुझे एफएम में बहुत प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज वो एक थोड़ा सा मेरे लिए पंच टू द कोर था कि अरे ये क्या हो गया। एंड उस पेपर में आई वॉज वेरी डाउटफुल कि क्या हो जाएगा, बट थैंकफुली वो क्लियर हो गया। एंड इंटर के टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली। आई रिमेम्बर 8 डेज कंटिन्यूसली मैं हर दिन स्ट्रेप्सिल्स का एक पैकेट लेके जाती थी, एंड वो खत्म होके आता था, बिकॉज आई वॉज वेरी डाउन। तो आई वॉज वेरी अनश्योर कि वो होगा कि नहीं, बट थैंकफुली वो क्लियर हो गया। एंड फाइनल के टाइम पे आई मेड अ वेरी बैड डिसीजन कि मैंने CFR बहुत लेट चालू किया, जिस वजह से मुझे उसको कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम आ गई। CFR बहुत लेंदी है, बट उसको मैंने बहुत लेट चालू किया, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो मुझे वो एक मेरा डिसीजन बहुत गलत हो गया, जिस वजह से मुझे CFR को होल सोल 1 महीना देना पड़ गया, ताकि मैं बाकी कोर्सेज के साथ उसे मैच कर पाऊँ, वरना वो पीछे छूट जाता। बट सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे फाइनल में CFR में ही आए थे, 71 आया था मेरा। तो आई थिंक इट वॉज वर्थ इट।
करेक्ट। अच्छा, CFR अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आप 8 सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवीजन भी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे रहता था? आप कितने दिन पहले आप कोर्स को कंप्लीट करते थे? सर फाइनल के लिए मैंने जुलाई या मैक्स टू मैक्स अगस्त रखा था फॉर कंप्लीशन ऑफ माय सिलेबस, ताकि उसके बाद मेरे पास सितंबर अक्टूबर नवंबर एटलीस्ट 3 मंथ्स मेरे पास रिवीजन के लिए रहे। तो आई वाज श्योर कि उतना रिवीजन टाइम हो जाएगा, एंड आई मेड श्योर जैसे CFR, SPMBV एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें कुछ टॉपिक्स एकदम सिमिलर होते हैं, तो उनको मैंने मेक श्योर किया मैं उनको साथ में पढूं। एंड जितने भी डिफरेंट पेपर होते हैं उसमें कुछ इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, तो उनको भी आई मेड श्योर मैं साथ में रिवाइज करूं। DT के लिए मैंने जो क्लासेस ली थी, सर ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हम लोगों को गाइड किया था। रादर देन डिडक्शन, ये सारी चीजें आप अलग से पढ़ो, रिलीफ एक्सेट्रा ये सब आप अलग से पढ़ो, आप टोटल इनकम के क्वेश्चन NR के साथ डिडक्शन का पूरा एक रिवाइज कर लो, तो वो आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। टोटल इनकम के साथ आप पूरे अलग से कर लो, तो वो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। तो जितना आप उस चीज को बार बार करोगे, तो वो एक मैप बनते जाता है, जितने आपका वो एक स्मूथनेस आ जाएगी बार बार आप जब करोगे उस चीज को। रिवीजन की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने टाइम्स हमें रिवीजन करना चाहिए पेपर से पहले? और लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन आंसर सामने रख लेते हैं और जस्ट चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ऐसे आंसर होना चाहिए। तो क्या वो अप्रोच सही है, या फिर हमें प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर खुद से ट्राई करना चाहिए सॉल्व करने को? नहीं, एक्चुअली रिवीजन का तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बट बेयर मिनिमम आपके 3 to 4 रिविजन्स तो हो जाने चाहिए एनी हाउ। एंड क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप ऐसे रख के नहीं कर सकते, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे वो थ्योरी, आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका पेपर रिटन है, इट्स नॉट वर्बल, इट्स नॉट आप सी थ्रू करके ऑडिट कर सकते हो, नहीं, आपको उसको प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक स्पेशली आपको थ्योरी में राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए, बिकॉज आपकी अगर वो एक फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं आई, वो आपका स्पीड नहीं आया, तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक मैथ्स ओनली, अगर आपने उसको सॉल्व करके नहीं देखा है तो आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। लॉ में मैंने देखा है स्पेशली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज भी सिर्फ कॉन्सेप्ट करते हैं, और जब पेपर में जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, राइट? तो आपका क्या अप्रोच था कि लॉ को भी प्रॉपर आप लिख के उसके सारे केसेस सॉल्व करते थे? हाँ सर, मैंने एक्चुअली लॉ वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, मुझे बहुत इंटरेस्ट था लॉ में, तो आई क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ कि मैं जब भी लॉ पढ़ती थी आई मेड श्योर कि हर दिन मैं लॉ पढ़ लूँ, क्योंकि वो एक मेरे लिए कंफर्ट जोन था, तो मुझे अच्छा लगता था कि भले 1 घंटा पढ़ लूँ। तो आई मेड श्योर कि अगर मैं लॉ पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में अगर डायरेक्टर्स का ही पोर्शन में पढ़ रही हूँ, तो बाय द एंड ऑफ दैट 1 आवर मैं 1 से 2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लूँ उस टॉपिक से रिलेटेड। भले टॉपिक बहुत छोटा हो सकता है, CSR का टॉपिक हो सकता है बहुत छोटा सा, बट उसके रिलेटेड जो PYQ में क्वेश्चंस आए 1 या 2, मैं उसी मोमेंट में 1 आवर के टाइम स्पेन के बाद राइट करके प्रैक्टिस कर लूँ, वो इम्पोर्टेंट था। ओके, ग्रेट। तो आपने काफ़ी कुछ बताया अपनी जर्नी के बारे में, इंटर से फाइनल, फाउंडेशन। अच्छा, आपके जब आप घर पे आपका ये ऑफर हो गया, आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आप ज्वाइनिंग के लिए तो घर से अभी बाहर ही गए होगे, भले ही आपका स्टेट सेम है, तो कैसा फील हो रहा था वो मोमेंट? सर काफ़ी ऑड रहता है, बिकॉज आप 21 ईयर्स तक अपने पेरेंट्स के साथ रहे हो, एंड देन अचानक से कोई आपको बोलते कि अब नहीं रह सकते, तो काफ़ी इमोशनल रहता है वो चीज़। बट फिर आपको याद आता है कि नहीं, ये इतनी मेहनत आपने की है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वो ध्यान में रखना रहता है। बट इट्स वेरी इमोशनल, नो डाउट, इट्स वेरी इमोशनल। वो ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। या डेफिनेटली। तो अभी ऑडियंस को कुछ और आप टिप्स, सजेशंस अपनी जर्नी से देना चाहोगे? सो मैं बस आई थिंक ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है, सबसे पहली बात तो इफ एनीबडी कैन डू इट देन यू कैन। अगर दुनिया में कोई भी कर सकता है तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। भगवान ने आई डोंट थिंक किसी को इतना कोई डिफरेंट वो क्या, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली सबके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट इफ एनीबडी कैन, बिलीव इन योरसेल्फ, बिल्कुल आप कर सकते हो। एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर हाफ वे देयर,
अगर आप सोच सकते हो, आप कर सकते हो, तो आप आधा रास्ता तो कवर कर चुके हो, बस आधा आपको आप अपने एफर्ट से करना है। एंड सेकेंड चीज ये कि इट इज ऑल वर्थ इट। अभी अपनी जर्नी में, स्टूडेंट लाइफ में ये क्वेश्चन मत करते बैठना कि आगे जाके वो वर्थ इट होने वाला है कि नहीं, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते वक्त ये सोचने लग जाते हैं कि यार मेरा एक अटेम्प्ट लग गया, अब कैंपस में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये अभी सोचना ही नहीं है। अभी इमीडिएट गोल पे ध्यान देना है, वो है क्लियरिंग दी एग्जाम्स, एंड देन उसके बाद सोचना कि आगे क्या करना है। अगर आप अपनी जर्नी के टाइम पे आगे का सोचने लग जाओगे तो आप अपनी जर्नी पे ही फोकस नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज मत करो, एंड इट विल बी ऑल वर्थ इट। ट्रस्ट मी, इट विल बी ऑल वर्थ इट। एंड किसी को भी समृद्धि से कनेक्ट करना हो, यू कैन गो ऑन लिंक्डइन, यू कैन कनेक्ट विथ हर, एंड शी इज ऑल्सो शेयरिंग content on LinkedIn, right? Yes, sir. So you can connect with her. All the best for your future, Smriti. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir.